प्रश्नकाल ब्रिजमोहन अग्रवाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर कृष्णमूर्ति माननीय बांधी। अध्यक्ष महोदय, इसी में मेरा एक प्रश्न है और डॉक्टर कृष्णमूर्ति परिवर्तित हो बांधी। गया है, आप अनुमति दें तो। से अनुमति मिलेगा भाई? माने आते ही आप पहले मिनट में यहाँ आप इसी तरह का मेरा भी प्रश्न है, यदि आप अनुमति दें तो मैं इसमें प्रश्न तो कर एक दूंगा। चिड़िया बैठवा लेते ब्रिजमोहन जी से कह देते, आपको अधिकृत कर देते। अरे अधिकृत नहीं, मैं तो अनुमति, अधिकृत वो होते हैं भैया, मैं नहीं होता। चलिए कृष्ण कुमार बांधी जी। वो आ गए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अब वो तो पार हो गया है ना, पार हो गया है। अब पार हो गया माननीय अध्यक्ष जी। 25 के बाद इसका नंबर आ गया, दूसरा नाम बिल्कुल नियम का पालन होगा। आपका प्रश्न निकल चुका, हमने दूसरा बुला लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहाँ पार हो? दूसरा नहीं बुलाया? बुला लिया, खड़ा है। अब 25 के बाद आएगा अध्यक्ष जी इनका नंबर, उसके पहले तो आ ही नहीं सकता। व्यवस्था का प्रश्न है। कैसे उत्तर देने डर लगा सिका? अरे उत्तर देने को नहीं कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उत्तर देने अरे रात भागत का बरा वो दिन में भी सोई, रात में भी सोई, के घंटा सोए रही। करिए प्रश्न कीजिए ना। नहीं हो गया। अरे प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है भाई। माननीय अब उसको कौन सा माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आएंगे जल्दी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के जो राइस मिलर हैं वो पंजीयन कितने लोगों ने कराया? तो 18 उत्तर आ गया। ये जो पंजीयन की क्या प्रक्रिया अपनाई गई है अध्यक्ष महोदय जी, जरा मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि 2018, 19-20 और 20-21 में कितने लोगों ने पंजीयन कराया? तो 2019-20 में 17 लोगों ने और 2020-21 में 18 लोगों ने पंजीयन कराया। माननीय सदस्य जानना चाह रहे हैं कि पंजीयन कराने का प्रक्रिया क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, राइस मिलरों का पंजीयन खाद्य विभाग के अधिकारियों जैसे खाद्य निरीक्षक, सहायक खाद्य निरीक्षक के द्वारा मिल का भौतिक सत्यापन के उपरांत किया जाता है। उसमें राइस मिलरों का पंजीयन के लिए प्रमुख रूप से दस्तावेज जो लगते हैं वो है उद्योग विभाग का उद्यम आकांक्षा नंबर, बिजली का बिल, मंडी लाइसेंस, टीन एवं पेन नंबर, बैंक का पासबुक, पार्टनरशिप प्रमाण पत्र। तो इस प्रकार से पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज की जरूरत पड़ती है। माननीय, इस प्रक्रिया में पंजीयन करते वक्त ही मिलरों के द्वारा फूड इंस्पेक्टर मीटर रीडिंग नोट करते हैं, ताकि जब हम कस्टम मिलिंग प्रारंभ करें तो और अंत तक जब कस्टम मिलिंग समाप्त हो जाए तब तक के कितना बिजली का बिल का उपयोग किया उससे उसके कस्टम मिलिंग से जोड़ा जाता है और जोड़ करके ये अनुमान लगाया जाता है विभाग के द्वारा कि कितना इन्होंने वास्तव में किया। ऐसा तो नहीं है कि रिसाइकलिंग किया जा रहा है। अपने क्षेत्र में बहुत सारे पीडीएस के चावलों का हेरा फेरी हो रहा है अध्यक्ष महोदय जी, और इसीलिए हम इन राइस मिलरों से उनके मीटर रीडिंग कितना लिया पंजीयन के वक्त और उस वक्त और कस्टम मिलिंग होने के पश्चात कितना बिलिंग था। इसमें बिलिंग का तो आपने कोई प्रश्न डाला ही नहीं है। ये प्रक्रिया के अंतर्गत है अध्यक्ष महोदय जी, प्रक्रिया में है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि प्रक्रिया में है, इसलिए पूछ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जो सदस्य हैं उनका प्रश्न राइस मिल के जो पंजीकृत मिलर्स के बारे में था माननीय और मंत्री जी, उसको बता दिया, और मिलर्स के द्वारा पंजीयन की क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको बताया, उसको बता दिया। और चलने दीजिए। आप जिसके संदर्भ में आप पूछ रहे हैं वो बिजली बिल के बारे में, तो बिजली बिल का रीडिंग भी लिया जाता है और बिजली बिल का रीडिंग सबका लिया गया है। और इसमें जो आप कह रहे हैं वो अपना आपका अनुमान बता रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं है।
सब लोगों को रीडिंग लिया जाता है और उसका सत्यापन किया जाता है। आप बोले तो मैं पढ़ दूं कि कौन कौन सा रीडिंग कब लिया गया है। अध्यक्ष महोदय जी, यहीं से बिजली बिल कितना उपयोग किया गया, कितनी मिलिंग हुई, कस्टम मिलिंग हुई, कितना बिल, यही अंतर उसकी व्यवस्था को बनाएगा। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं गोलमाल है। अध्यक्ष महोदय, आप इसको बिजली बिल को अच्छे से दिखवा लेंगे क्या? दिखवा लेंगे जी, मैं बताया अध्यक्ष जी कि सभी का रीडिंग लिया जाता है। रीडिंग बोले तो सबका मैं एक एक का पढ़ देता हूँ। हाँ, तो मुझे दे दीजिएगा, आप पढ़िए, ठीक, प्रश्न कहाँ है? और दिखवा लीजिएगा, हम दिखवा लेंगे। दे दीजिए और दिखवा लीजिएगा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री से पूछना चाहता हूं, मेरे विधानसभा में नहरपारा एक रोड है जो स्टेशन रोड को जोड़ता है और लाखों लोग का आना जाना उस रोड से होता है। लाखों लोग ट्रेन से उतरते हैं, आते जाते हैं और वो रोड नहरपारा का पूरा करीब करीब बन चुका है। एक छोटे से 2 मकान पड़ते हैं। अगर इसमें मुआवजा दे देंगे मंत्री जी तो काफी शहर के अधिकांश लोगों को सहूलियत हो जाएगी, आवागमन में दिक्कत नहीं होगी। रोज वहाँ ट्रैफिक होता है, तो मेरा मंत्री से निवेदन है कि उसको मुआवजा देकर इसका निराकरण करवाएं। मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सड़क की स्वीकृति हुई थी 308 लाख का और जो निविदा राशि है 253 लाख का, ये रायपुर कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था। ये 623 मीटर इसकी लंबाई थी और 460 मीटर बन चुका है और 63.60 मीटर वो जो बता रहे हैं जहाँ पे सकरा हुआ है वहाँ पे प्राइवेट लोगों का मकान है। अब 2.5 करोड़ रुपया के हमको सड़क बनाना है, उसमें 10.5 करोड़ रुपया उसको मुआवजा दिया जाना है। तो हम FAR दे देंगे और उन लोगों को सहमत करा ले, हम बनाने को तैयार हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 10.5 करोड़ मुआवजा की ऐसी कोई बात नहीं है और 5-7-10 करोड़ ज्यादा भी हो तो शहर की जनता को अगर कहीं राहत मिलती है, सहूलियत मिलती है तो 2-4-5 करोड़ रुपए और ज्यादा भी देने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरा शहर की जनता, रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन से लाखों लोग उतरते हैं, लाखों लोग चढ़ते हैं, एक ही रोड से आना जाना होता है। एक रोड और मिल जाएगा तो एक वैकल्पिक व्यवस्था हो जाएगी और जो रोड ट्रैफिक जाम होता है उससे हम सबको निजात मिल जाएगी। अगर 2-4-5 करोड़ की बात होगी, उससे ज्यादा बात नहीं है। 10 करोड़ की जो मंत्री जी कह रहे हैं, ऐसी 10 करोड़ 15 करोड़ की कोई बात नहीं है। एक बार मेरा मंत्री से निवेदन है कि अधिकारियों को वहां भेज दे, बात कर लें अधिकारी लोग। अधिकारी भेज के बात करके उस रोड को अगर बात करेंगे, बैठा के बुलाएंगे तो मेरे को उम्मीद है कि वो लोग मान जाएंगे और जो भी मुआवजा मंत्री जी देंगे बात करीब करीब हो जाएगी उसमें। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो मुआवजा बना है 9,64,83,964 रुपये का और ये 9 लोग हैं प्रभावित भूखंड में और इसके लिए वहां पहुंचने के लिए बता रहे हैं कि एक ही सड़क है। ऐसा नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, उसके लिए बहुत सारी सड़कें बनी हुई हैं। आपका एक्सप्रेस वे बना है, सर्कुलर रोड बना है, आप मेन रोड से भी जा सकते हैं, ब्रिजमोहन के घर के तरफ से भी जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं। आधे से ज्यादा शहर की ट्रैफिक उसी रोड से जाती है, सिर्फ जेल रोड से स्टेशन रोड, और उसी रोड से वापसी होती है। अगर एक रोड साइड में और बन जाएगा, निकल जाएगा तो काफी जनता को बहुत सहूलियत मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर नगर निगम से सरकार को इतना टैक्स और बाकी सब चीजें मिलती हैं, तो रेलवे स्टेशन के नजदीक सबसे ज्यादा ट्रैफिक का प्रॉब्लम है। तो इस सड़क को बनाने के लिए अगर 9 करोड़ भी मुआवजा है तो सरकार मुआवजा देकर उस रोड को क्यों नहीं बनवाती? व्यवस्थापन का मामला है माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्थापन में हमारे विभाग में मुआवजा का कोई प्रावधान नहीं है। और माननीय सदस्य कह रहे हैं तो मैं दिखा लूंगा, एक बार उनसे और चर्चा करवा लेंगे। हमारे अधिकारीगण जाएंगे और जिन 9 लोगों का मकान पड़ता है वहां पे, उन लोगों से एक बार और चर्चा कर लें। उनको FIR देने को हम तैयार हैं। थोड़ा दोनों भाई मिलके आप लोग चर्चा करके उसको निपटारा करिए ना। अरे आप FIR करोगे तो कैसे देंगे वो आपको जमीन? FIR देने तैयार है बोलते। FIR बोल रहा हूं। आप आज इसका प्रश्न गड़बड़ा गया माननीय अध्यक्ष महोदय, परेशान है बेचारा। मंत्री जी FIR बोले हैं, आप जबरदस्ती FIR। माननीय अध्यक्ष जी, ये महत्वपूर्ण मामला है। माननीय मंत्री जी का ये कहना कि मुआवजे का प्रावधान नहीं है, उचित नहीं है। पूर्व में भी रायपुर शहर में सरकार ने व्यवस्था कर मुआवजा देकर सड़कें बनाई है और ये रेलवे स्टेशन के नजदीक की सड़क है, इसलिए मंत्री जी इसमें व्यवस्था कर मुआवजे किया और उस सड़क को बना दे तो रेलवे स्टेशन के आसपास जितने भी बाईपास सड़कें होंगी उतना लोगों को सुविधा मिलेगी। इसमें मैं व्यवस्था दे रहा हूँ कि आप ब्रिजमोहन अग्रवाल जी और कुलदीप जुनेजा जी
ये दोनों मिल करके उन लोगों से चर्चा कीजिए, प्रभावित लोगों से बुलाइए, बैठाइए, उसके बाद अधिकारी लोग मिलेंगे, सड़क बन जाए तो हमें भी खुशी होगी। मार्गदर्शक अरे हम तो कर लेंगे अध्यक्ष जी, जब तक मुआवजे की व्यवस्था शासन नहीं करेगा तब तक वो सड़क नहीं बनेगी। तो इसलिए मंत्री जी को इस बात का आश्वासन देना चाहिए कि हम मुआवजे की व्यवस्था करेंगे, जो कम से कम पैसे में हो सके उसके लिए बातचीत करने में आप लोग भी सहयोग करें तो हम लोग सहयोग करेंगे। बिल्कुल करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसमें आपकी व्यवस्था में मैं ये कह रहा हूं इनके तरफ से, जब जेब में होगा नकदुल्ला तो कूद पड़ेगा अब्दुल्ला। नकदुल्ले का प्रावधान ही नहीं है तो अब्दुल्ला कहां तक कूदेगा अध्यक्ष महोदय? तो नकदुल्ला का इंतजाम करा दीजिए आप। चलिए, रंजना दीपेन साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न था कि विगत 5 वर्षों में ऐसी कितनी शिकायतें पुलिस विभाग को प्राप्त हुई जिसमें हाफ रजिस्ट्री के नाम से फुल रजिस्ट्री की गई। माननीय मंत्री जी का जो उत्तर आया है उसमें धमतरी जिले में केवल 3 लोगों का उन्होंने जिक्र किया है, जबकि इसके अलावा 2018-9-2019 में एक आमदी का निवासी प्रेमलाल साहू, जिसके साथ भी यही बड़ी घटना हुई थी। इसके साथ साथ खेमूराम साहू हंचलपुर, जिसके साथ साथ कमल सिन्हा धौरा भाटा, ऐसे अनेक लोग हैं जिनकी शिकायतें की गई थी, लेकिन इसमें माननीय मंत्री जी इसमें उल्लेख नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे पास शिकायतों की 15 से 20 ऐसी कॉपियां हैं और इनके कॉपियों के साथ साथ मेरे पास ऐसी पावती है जो माननीय विभागीय मंत्री जी को इसके संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी शिकायत की गई थी, संबंधित थाने में भी शिकायत की थी और एसपी कार्यालय में भी शिकायत की गई थी। उसकी पावती भी मेरे पास है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी उन लोगों का जिक्र नहीं है। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा प्रश्न है, क्योंकि इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय जी उन लोगों का जिक्र नहीं है जिन्होंने संबंधित थाने में भी शिकायत की थी, जबकि मैंने विगत 5 वर्षों में इसकी जानकारी मांगी थी। दूसरा प्रश्न ये है, आपने मुझे जो जानकारी दी है उसमें 2 लोग ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये सलाह दी गई कि आप न्यायालय जाइए, और एक व्यक्ति ऐसा है जिन्होंने अपना केस वापस ले लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये प्रताड़ना के शिकार हैं। जब ये पुलिस के पास जाते हैं कि हमें इनका सहयोग चाहिए, वहां से इनको भगा दिया जाता है कि आपको कोई सहयोग नहीं मिलेगा, आप न्यायालय की शरण लीजिए। और तो और माननीय अध्यक्ष महोदय जी, एक व्यक्ति मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित हुआ कि उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया। ये पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, लोगों को सहयोग नहीं दिया जाता। चलिए, भाषण का उत्तर। प्रश्न क्या पूछना चाहते हो पूछें तो जवाब दूं ना। ये है, प्रश्न सिर्फ इतना है कि उनकी समस्या जो बताई है उसका निराकरण आप कैसा करेंगे, और आपने पूरा जवाब क्यों नहीं दिया? आप यदि चाहते हैं कि माननीय अध्यक्ष महोदय बुला के अलग से सुन ले तो वो भी कर सकते हैं, दे देंगे। मैं जाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये केवल धमतरी जिले की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में ये गिरोह चल रहा है। समाचार पत्रों की बहुत सी कॉपियां मैं यहाँ पर लेके आई हूँ, जहाँ पर एक ही व्यक्ति ने 9 लोगों को अलग अलग ढंग से ठगा। तो इस प्रकार एक ही घटना नहीं, पूरे प्रदेश में ये घटना चल रही है। मेरा आग्रह है आपसे, इन घटनाओं की पूरी जानकारी आप पुलिस विभाग से निकलवाइए, और जो पीड़ित पक्ष है उन लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। ये मेरी इस सदन से मांग है, माननीय मंत्री जी से मांग है। और जो आरोपी है, आरोपी पे कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो आरोपी खुला घूम रहा है और पूरे प्रदेश को प्रदेश की जनता, भोली भाली जनता को वो नुकसान पहुंचा रहा है। सम्माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारे पास थाने में जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार मैंने जानकारी दी है, उसके अतिरिक्त थाने में नहीं। पर जैसे आदरणीय विधायक जी कह रही हैं बहुत से लोगों का, तो मेरे सूची दे दें, मैं जांच करा लूंगा, जांच करा के उनको जानकारी दे दूं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इस पूरे प्रकरण को निकाला जाए और आरोपी पे कार्रवाई। तो आप दे दीजिए, मैं जांच करा दूंगा ना। अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न किया हुआ था, माननीय मंत्री जी का उत्तर आ चुका है, मैं संतुष्ट हूं। लेकिन माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जो भी शासकीय योजनाओं के माध्यम से आपने जवाब दिया है, वो जिले में व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, जिससे श्रमिकों को जो लाभ मिलना है वो नहीं मिल पा रहा है, जो श्रमिक बाहर जा रहे हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं जो थोड़ा व्यापक तौर पर, एक आदिवासी बहुल जिला है बीजापुर, थोड़ा प्रचार प्रसार ज्यादा हो ताकि वहां के श्रमिकों को लाभ मिल सके। मोहन मरकाम जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था, माननीय मंत्री जी का उत्तर आ गया है। मेरा पूरक प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कितने लाख हेक्टेयर में खरीफ सीजन में धान की खेती होती है, कितना उत्पादन होता है? माननीय मंत्री जी, अंग्रेजी में
माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानना चाहा है कि कितने रकबा में खेती होती है और कितना पंजीयन होता है। भगत जी बुरा मत मानिएगा, मैं पिछले बार भी कहना चाहता था, आपकी गति जो है ना थोड़ा तेज करो। ये धीमी गति का समाचार हो जाता है आपका उत्तर देना। ठीक है अध्यक्ष महोदय। अभी रंजना ने जिस तरह से प्रश्न पूछा ना, उसी स्टाइल में जरा फास्ट उत्तर दीजिए। वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ता है माननीय अध्यक्ष जी। नहीं, और जब बढ़ता है तो सामने वाले जो है ना परेशान हो जाते हैं, इसलिए वॉल्यूम को थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाते हैं। वॉल्यूम आपका क्वेश्चन आवर में डाउन रहता है, बाकी टाइम में ज्यादा रहता है। माने तो अब बोलेंगे तो आप अंग्रेजी सुनना चाहते तो अंग्रेजी में बता देता हूँ। अंग्रेजी में तो आप स्पेशलिस्ट हो, कल अंग्रेजी में तो भाषण दे दिए हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2020-21 में 40,39,476 हेक्टेयर में के रकबे में धान की खेती की गई थी। और इसमें अगर सिंचित असिंचित वगैरह पूछेंगे तो भी बता दूंगा। माननीय मंत्री जी, मैं ये जानना चाहता टोटल छत्तीसगढ़ में कितने लाख हेक्टेयर में धान का उत्पादन होता है और कितना, ये मैं पूछा था। ये तो आपने बता दिया उत्तर में। माई यंगर फ्रेंड वांट्स टू आंसर, क्योंकि कितना में खेती होता है उसी को बता रहा हूँ कि 40,39,476 नहीं, वो तो बेचने वाला नहीं, बेचने वाला नहीं है। ये टोटल खेती जितना में होता है वो बता रहा हूँ। बेचने अगर खेती वाला पूछेंगे तो अलग बताऊंगा। चलिए एक अंतिम प्रश्न। 99,497 किसानों ने धान नहीं बेचा। धान नहीं बेचने का क्या कारण है? क्या उनका टोकन कटा था? क्या ये प्रश्न आपने पूछा है कि 2020-21 में जो टोटल पंजीकृत किसान हैं वो हैं 21,52,986 और जो रकबा जिसमें खेती हुआ था वो 27,92,876 हेक्टेयर। और बेचने वाले जो किसान थे उनका है 20,53,489 और जो बेचे गए धान की रकबा है 24,86,690। इस प्रकार से 95.38% लोग बेचा है और जो नहीं बेच पाए वो 99,497 है। इसके पीछे कारण ये रहता है कि बहुत लोग जिसका कम जमीन रहता है वो अपने उपयोग के लिए रखते हैं, कई लोग बीज के लिए रखते हैं और कई लोग जो उच्च क्वालिटी का धान अपना पैदावार करते हैं जो कि हमारा जो बाजार रेट है उस रेट में वो नहीं बेचना चाहते हैं। तो किसी के ऊपर तो ऐच्छिक रहता है, किसी के ऊपर दबाव नहीं रहता है और जो पंजीयन कराया जो बेचने आया उसका हम खरीदे और शेष के ऊपर कोई दबाव नहीं है। जिन लोगों का टोकन कटा और जिनका धान नहीं लिया गया, माननीय आपके मोहन मरकाम जी का ये प्रश्न था, मेरा भी यही प्रश्न है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनका टोकन कटा और उनका धान नहीं लिया गया या उन्होंने धान नहीं बेचा? आप जबरदस्ती का रकबा पढ़ रहे हैं। वो बोले कितने किसान को टोकन मिला जो धान नहीं बेच पाया, बस इतना ही तो पूछा है। तो आप आधा पत्ते का क्या क्या पढ़ दिए, समझे में नहीं आ रहा है यहाँ कुछ। आप उतना ही बताइए जितना मोहन मरकाम जी। देखिए मोहन मरकाम जी वही प्रश्न पूछ रहे हैं जो हम लोग यहाँ से पूछ रहे थे, वहां वो आपकी पैरवी कर रहे थे भाषण में। लेकिन अभी उनकी अंतरात्मा जागी है, वो जानना चाहते हैं कि कितने किसान को टोकन मिला और उसमें से कितने लोग नहीं बेच पाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मोहन मरकाम जी का उल्लेख है इसलिए बोल रहा हूं, ये सारे मंत्रालय उनको इतना सारा कागज दे दिया तो उसको संभालने के लिए और टेंशन में है, उसके टेंशन को रिलीज किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश में अभी तक सर्वाधिक किसानों ने पंजीयन कराया, सर्वाधिक अभी तक के किसानों ने धान बेचा और सर्वाधिक मात्रा रिकॉर्ड जो 92 लाख मीट्रिक टन हम लोगों ने खरीदा है। तो जिनको भी टोकन दिया गया सभी का धान खरीदा गया, कोई शेष नहीं है। चलिए धन्यवाद आपको। ये प्रश्न आप पूरी जिम्मेदारी से बोल रहे हैं ना, कितने लोगों को टोकन दिया गया, सबने धान बेचा है। ये जानकारी है, ये गलत जानकारी आप दे रहे हैं।
ब्रिजमोहन भैया आप बहुत सीनियर हैं और आपका उत्तर हमने पिछले 15 साल से सुना है। किस प्रकार का उत्तर आप देते थे, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी कि आप माननीय मंत्री जी कह रहे हैं टोकन दिया गया तो सभी लोगों का धान खरीदा गया। हम अगर सूची प्रस्तुत कर देंगे, अगर टोकन कटा है धान नहीं खरीदा गया, उनके धान के खरीदने की व्यवस्था करेंगे। अभी आगे है ना पंडित जी, माननीय अध्यक्ष जी तो बोल रहा हूँ, अरे आपके पास टोकन है तो आप दे दीजिए लिस्ट, हम काम आप उनका धान खरीदेंगे क्या बता दीजिए। आप वो बाद में बात करेंगे, आप उस लिस्ट को यहाँ रख दीजिए। वो तो लिस्ट लाके दे देंगे, हम कल रख देंगे, कल प्रस्तुत कर देंगे, कर दीजिएगा, कल प्रस्तुत कर देंगे, फिर मैं उसे व्यवस्था दूंगा। ठीक। माननीय संत राम नेताम। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है, खरीफ वर्ष 2019-20 में कुल 1,14,677 टन धान खरीदी की गई और 94,938 टन धान का कस्टम मिलिंग के लिए मिलरों को भेजा गया। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शेष जो है 19,739 टन का किस कारण से उठाव मिलिंग नहीं हुआ। दूसरा, पुराना धान अभी है अध्यक्ष महोदय, और वर्ष 2020-21 का 20,256 टन का मिलिंग कराया गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि पुराना धान का उठाव क्यों नहीं हुआ और वो क्यों मिलिंग नहीं कराया गया। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का प्रश्न मूल रूप से था कि कोंडागांव जिला में 19-20 और 20-21 में समर्थन मूल्य की धान की खरीदी की मात्रा और विकासखंड और जानकारी वो दिया गया। दूसरा था कि कस्टम मिलिंग के बारे में उन्होंने जानना चाहा था। तो 19-20 में जो कस्टम मिलिंग हेतु राइस मिलरों को प्रदाय किए गए 94,938 टन 94,938 टन के विरुद्ध अनुपातिक जो चावल है 63,608 टन राइस मिलरों द्वारा जमा किया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में कस्टम मिलिंग हेतु प्रदाय किए गए धान 20,256 टन के विरुद्ध अनुपातिक चावल 13,574 टन चावल जमा किया गया। 10,595 टन चावल जमा कराया, उसका अनुपातिक जमा कराया गया। 20-21 जो 19-20 के कस्टम मिलिंग के उपरांत राइस मिलरों के द्वारा 100% चावल जमा कराया गया। इसलिए इसके संदर्भ में तो ऐसा कुछ है नहीं कि जिसका चावल जमा नहीं कराया गया, 100% चावल जमा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो प्रश्न में आपके सब उत्तर आ गया है। हाँ। मैं ये पूछ रहा हूँ आपको कि आपने 1,14,677 आपने खरीदा, 94,938 आपने भेज दिया, शेष अभी आपके पास 9,739 टन जो धान अभी पड़ा है वहां पर, उसका मिलिंग क्यों नहीं कराया गया और उठाव क्यों नहीं हुआ, और ये अभी इस वर्ष का आपने धान का मिलिंग करवा रहे हो, इसका क्या कारण है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें केंद्रीय पूल में जो चावल जमा होना था उसना जमा होना था और जो नियत थी 31 जनवरी तक का था, उसमें प्रदेश का जो मिलिंग क्षमता है वो उतना है नहीं और जो हमको अनुमति मिला वो लेट से मिला। इस वजह से चूंकि उसना जमा नहीं हो पाया, उसको हम कन्वर्ट करके और अरवा में उसको कर रहे हैं, उसका कस्टम मिलिंग का काम प्रारंभ हो गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कहा कि भाई उसका मिलिंग आप क्यों नहीं कराए, इस साल का क्यों करा रहे हो, तो ये तो सरकार और अधिकारियों के द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। वहां रख रखाव के कारण अध्यक्ष महोदय वो धान खराब हो रहा है, सरकार का क्षति हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इसकी जिम्मेदार कौन अधिकारी हैं, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताया कि 2019-20 का जो शेष धान कस्टम मिलिंग के लिए है वो उसना पूल का उसना का था और उसना का मिलिंग क्षमता नहीं होने के कारण, देर से हमको अनुमति मिलने के कारण वो जो शेष रह गया है उसको अभी हम अरवा में कन्वर्ट करके उसको स्टेट पूल के लिए मिलिंग का कार्रवाई चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट मेरे को ये उत्तर चाहिए कि आखिर वो जो शेष धान है वो क्यों उठाव नहीं हुआ, क्यों मिलिंग नहीं हुआ, और अभी इस वर्ष का आपने किस कारण से उसका पहले मिलिंग कराया? 20,256 का इन्होंने फिर मिलिंग कराया, तो वो पहले वाला तक क्यों नहीं कराया गया और इसमें अभी वाला क्यों कराया गया, उसका
जो नुकसान हो रहा है, सरकार को क्षति हो रहा है, मैं उसके प्रति चिंता कर रहा हूं कि आखिर ये धान बर्बाद क्यों हो रहा है, इसका सरकार क्यों पहले से मिलिंग या उठाव नहीं कर रहा है, ये मैं जानना चाहता हूं। पिछले साल का सड़ गया होगा, मान्य सदस्य नहीं करा रहे हैं। एक मिनट, जो शेष धान है उसका भी कस्टम मिलिंग का काम प्रारंभ है। चूंकि देर से वो सेंट्रल पुल का था और उसना जमा करना था, उसना का मिलिंग क्षमता कम है और हमको सेंट्रल से अनुमति देर में मिला था, इस वजह से अब उसको स्टेट पुल में हमने कन्वर्ट कर दिया। उसका मिलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है और उनकी चिंता यह है कि आखिर नए धान का आपने कस्टम मिलिंग में दिया है, पुराना धान जो बचा हुआ है खराब हो रहा है और वो केवल इनकी क्षति नहीं है, राष्ट्रीय क्षति है और राष्ट्रीय क्षति है, उसको बचाने के लिए उस धान का कस्टम मिलिंग होनी चाहिए। पिछले बार जो मंत्री जी का जो जवाब आया था कि देर से हुआ, तो हमने कहा था कि पटल पे रख दीजिए, आप उसके तारीख बता दीजिए कि कस्टम मिलिंग का आदेश आपको कब हुआ केंद्र से, तो आज भी मंत्री जी रख सकते हैं उसको। दूसरी बात, मैं गया था देख करके आया हूं, ये जिस चावल को लेने के लिए बोल रहे हैं सारे सोसाइटी मिल को आदेश किया, कोई मिल वाले उसको उठा नहीं रहे पूरे प्रदेश में, और जिस चावल की धान की बात कर रहे हैं उस धान में चावल ही नहीं है अध्यक्ष महोदय, वो तो पूरा राख हो गया है और इसलिए उसमें कोई चावल आना नहीं है। पिछले बार जब बात हुई थी तो मंत्री जी बोले थे कि मैं हिसाब करके बताऊंगा। अब 2020 का 21 का मिलिंग शुरू हो गया, 2019 का धान का आया नहीं है, तो मंत्री जी स्पष्ट जवाब दें कि एक तो तारीख कि कस्टम मिलिंग का देरी से उनको कब आदेश जारी हुआ, वो आदेश की तारीख बताएं, और दूसरा कितनी क्षति हुई है और ये क्यों बचना चाहते हैं और धोखा क्यों दे रहे हैं, इस बात को स्पष्ट करें। फिर उसके बाद मैं एक प्रश्न और कर लूंगा। माननीय नेताजी, माननीय अध्यक्ष जी, आपने कहा हिसाब, किस चीज का हिसाब? एक मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, जो 19-20 का भारतीय खाद्य निगम के द्वारा हमको लक्ष्य जो मिला था वो 28 लाख मीट्रिक टन का मिला था और जो पहला आदेश हमको मिला था 19 दिसंबर को मिला था, ये जबकि सामान्यतः हमको मिल जाना चाहिए सितंबर अक्टूबर में मिल जाना चाहिए। एक तो विलंब से मिला माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरे बार जो है भारतीय खाद्य निगम जो है हमारे यहाँ जो पूरा का पूरा उसना का हमको दिया था टारगेट, जबकि उसना का क्षमता हमारे यहाँ कम है और ये जो खरीफ वर्ष 2019-20 में अनुमानित जो 24 लाख मीट्रिक टन का शुरू में मिला था, शुरू में हमको जो 19 दिसंबर को मिला था उस समय 24 मीट्रिक टन का मिला था, 24 मीट्रिक टन हमने जमा कर दिया और इसके बाद जो 4,10,000 मीट्रिक टन वो दिया है हमको जून में दिया है। तो जून जब बारिश शुरू हो गई थी उस समय हमको ये 4 लाख मीट्रिक टन का मिला। तो एक तो प्रदेश का जो उसना का जो क्षमता है, मिलिंग क्षमता वो कम है, दूसरा हमको जो अनुमति मिला वो लेट से मिला, सितंबर अक्टूबर में मिलना चाहिए था, दिसंबर में मिला और मैं मानता हूं कि इसमें 4 बार हमको डेट बढ़ाया गया, लेकिन यहाँ का मिलिंग क्षमता उसना का कम होने के कारण और अंतिम जो आदेश मिला वो जून में मिला। तो आप समझ सकते हैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी कि जब अगर समय के बाद अगर मिलेगा तो कैसे होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, तारीख कौन सा बताया, पहले आदेश का तारीख कब से मिला आपको? पहला 19 दिसंबर। 19 दिसंबर, हाँ ये 2020-19 का है। 2019 को मिला ना? हाँ। और उसका चावल कब तक जमा करना था आपको? हमको चावल इसका जमा करना था 1 मिनट, नहीं ऐसा कैसे होगा माननीय अध्यक्ष, खाद्य निगम द्वारा जो हमको जमा करना था 19 अक्टूबर को मिला था और जमा करने का जो तिथि था वो 1 मिनट। मंत्री जी, हम लोग बता दें क्या? हम लोग बता दें क्या? तीस सितंबर 2020 को हाँ 28 लाख मीट्रिक टन का इनको जमा करना था।
और जिस प्रकार से मंत्री जी बता रहे हैं और 9.5 महीना में वो जमा नहीं कर पाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मामला है क्या है मैं आरोप लगाना नहीं चाहता, लेकिन पूरे गर्मी के समय में जो कस्टम मिलिंग का समय है उस समय इन्होंने डीओ नहीं काटा और डीओ नहीं काटने के कारण में बरसात आने के बाद में धान उसमें सड़ गई। आज के तारीख में जो संतराम जी प्रश्न पूछे हैं वास्तविक में उसमें कोई चावल नहीं है। और जिस प्रकार से इन्होंने, मैंने उस दिन कहा था कि ये पहली सरकार है कि जो सरकार ने सरकार के खजाने को चूना लगाने का काम किया है और आज भी वो बता नहीं पा रहे हैं। अरे माननीय सदस्य के समय पर उसका चावल जमा हुआ है, आप आदेश 30 सितंबर 9.5 महीना इनके बताने के अनुसार माननीय अध्यक्ष महोदय बरसात शुरू हो गया, 9.5 महीना कोविड का पीरियड था और 9.5 महीना। अच्छा, मैं आपसे जाना मुश्किल था लोगों का, जब एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल था, लॉकडाउन लगा हुआ था, उस समय कैसे लॉकडाउन में सारी राइस मिल चल रही थी। जितना समय पर आदेश मिला था उसका समय पर चावल जमा हुआ। आपका सेंट्रल ने आपको अनुमति देने में देरी किया है, इसके लिए केंद्र की सरकार दोषी है, क्योंकि जो अनुमति सितंबर में मिलना था वो दिसंबर में दिया गया, इसलिए इसके दोषी है। तो सितंबर में धान ही नहीं थी, मिली कैसे करोगे? नवंबर में आपके पास धान आती है, सितंबर 2019 में तो आपके पास धान ही नहीं थी। मैं समझ रहा हूँ 1 दिसंबर से आप धान आने की प्रत्याशा अनुमति दी जाती है, अनुमति दी जाती है 19 दिन के अंदर पहले अनुमति मिलता था। इसके लिए पूरा केंद्र की सरकार हमारा मनमोहन सिंह जी के सरकार के समय एडवांस में अनुमति मिलती थी, इसके लिए केंद्र की सरकार दोषी है। सुनिए अक्षम नहीं है। प्रश्न काल को प्रश्नकाल रहने दीजिए ना। मैं पूछ रहा हूँ अंतिम प्रश्न को क्या आप बोलना चाहते हैं, आप बोलिए माननीय नेताजी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बार जिस प्रकार से सरकार की नीति रही है और उसके कारण में भारी क्षति हुई है, मंत्री जी मानने को तैयार नहीं है। अभी भी 2019 के धान की कस्टम मिलिंग नहीं हो रही है, 2020 की कस्टम मिलिंग हो रही है, क्योंकि उसमें चावल निकलेगा नहीं, मंत्री जी को मालूम है। माननीय सदस्य चाहते हैं कि उसमें, और हम लोग भी चाहते हैं कि उसकी जांच हो जाए स्टेकिंग पॉइंट की उनके समक्ष, और जांच हो जाएगा तो ये पता लग जाएगा कि वास्तविक में नुकसान हुई है कि नहीं हुई है। इतना मैं केवल आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। सौरभ सिंह जी। सौरभ जी, हमारे संतराम जी अक्षम थोड़ी हैं, उसका प्रश्न में क्यों पूछ रहे हो बीच में? वो मेरे को दिया, आपसे पूछ के नहीं बोल रहा हूँ, उनसे पूछ के बोल रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री अक्षम है क्या? आपको मंत्री अक्षम है क्या? तो हमारे सदस्य भी सक्षम है जवाब करने के लिए। लेजिस्लेशन मुझको मालूम है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मंत्री अच्छा है क्या, मैं तो उसी को पूछ रहा हूँ। और अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा हमारा सड़कों पे, आप अध्यक्ष जी के आदेश के बारे में अध्यक्ष जी, जिस तरीके से नीचे से डायरेक्शन दिए जा रहे हैं, मुझको लगता है आपको कुर्सी सहित यहीं पर बैठाना पड़ जाएगा। ये लोग ये चाहते हैं कि आप उतर के यहीं बैठ जाएं और इन्हीं की तरफ से जो चाहे वो बोलते हैं। हम लोग अध्यक्ष जी का बहुत सम्मान करते हैं धर्म भैया, और उसको सुबह शाम के काम भी करते हैं। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ, माननीय चंद्राकर जी, सम्मान भी आपका कर रहे हैं। संत राम जी का क्वेश्चन था, अध्यक्ष जी ने अनुमति दी, इसलिए पूछ रहे हैं, इसमें क्या आपत्ति है? माननीय धर्मजीत भैया ने जो कहा सब विलोपित कराइए। आसंदी काम पूरा सम्मान करते हैं, उन्होंने कहा आपको यहाँ बिठा देंगे, ये बिल्कुल गलत बात है और गलत प्रवृत्ति है माननीय अध्यक्ष, बिल्कुल गलत है। अध्यक्ष जी उसको विलोपित कराए, अध्यक्ष जी उसको, ये बात इसलिए बिल्कुल गलत है। आप बहुत वरिष्ठ है, माननीय धर्मजीत जो अधिकार आप चंद्राकर जी, आप विलोपित कर दीजिए ना, आपको मैं कह रहा हूँ कर दीजिए, लेकिन रविंद्र चौबे जी आपसे भी विनम्र है, आप इस सदन के माननीय अध्यक्ष महोदय कि विधानसभा उपाध्यक्ष बैठे तो यहाँ से उनको डायरेक्शन दें। क्या ये उचित है कि विधानसभा अध्यक्ष को वहाँ से कोई मंत्री जी डायरेक्शन दे? तो आदरणीय आप हमको बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं विलोपित कर दो।
लेकिन जरा पीछे तरफ से भी विलोपित करवाते रहिए ना। चलिए चलिए सौरभ जी, 26/1/2021 तक मेरे आज परिवर्तित तारांकित प्रश्न का जवाब में आया 635 करोड़ का धान आज भी संग्रहण केंद्र में है। वैल्यू, मूल्य। मैं उनसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या बलौदाबाजार जिले का धान जांजगीर चांपा जिले मिलिंग के लिए आया था? माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे उद्बोधन नहीं होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए आप चंद्राकर जी, पॉइंटेड क्वेश्चन लाइक। माननीय अध्यक्ष महोदय, सौरभ जी, आप प्रवास में थे, इस विषय पे एक आधे घंटे की चर्चा स्वीकृत है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी आज कह रहे हैं कि हम स्टेट पूल में अब मिलिंग शुरू कराएंगे। उसी दिन कैबिनेट हुई कि अब केंद्रीय पूल में नहीं, इसमें वो नियम की कॉपी वापी मांगेंगे हम बाद में। अभी कोंडा गांव में जो धान शेष है वो मिलिंग के लायक है या नहीं है, उसकी क्वालिटी का सत्यापन करवाएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, उसकी क्वालिटी का सत्यापन करवाएंगे क्या? ठीक है, सुन लिया, आप बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोंडागांव जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में फोर्टिफाइड चावल पीडीएस में देना प्रस्तावित है और शासन का निर्देश है। उसी तरह थोड़ा समय लग रहा है उसमें, जो मिलिंग में जो मेरे शासन से जो निर्देश है उसी के तहत, इसलिए विलम्ब हुआ है। और इस आप उत्तर दे रहे हैं कि प्रश्न? नहीं, मैं जानकारी, जो मुझे जानकारी मानी थी, इसलिए मैं जानकारी देना चाह रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं मिलेगा प्लीज। मंत्री जी, मेरा तो मेरा भी प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, मैं ही नहीं पूछूंगा तो निकाल लीजिए। आप अपना प्रश्न गंवा दिए ना, उनको पूछने को मंत्री जी आप बताएं, आप 4 प्रश्न पूछ चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सेंट्रल पूल और स्टेट पूल, कोई भी चीज देखिए 19-20 में जो 83,94,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी, उसमें 31/1 की स्थिति में सुखद उपरांत 2.26 टन, मतलब जो रिकॉर्ड में हो 3.44 मीट्रिक टन है, जिसका निराकरण संग्रहण केंद्रों में शेष है। तो इसका जो सेंट्रल पूल में उसना में जमा करना था, उसना का मिलिंग क्षमता कम होने के कारण और 31 जनवरी तक चावल जमा करना का जो डेट था वो समाप्त हो गया, तो हम इसको स्टेट पूल में कन्वर्ट करके और नागरिक आपूर्ति में इसका चावल जमा होगा, इसका मिलिंग का कार्रवाई चल रहा है। संतराम जी, अंतिम प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक मिनट, अंतिम प्रश्न बोला जाए। अंतिम प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, अंतिम का उत्तर दिलवा दीजिए। मेरा है अध्यक्ष महोदय, ये जो 19,739 जो टन अभी वहां पर पड़त है, जो वहां रखा हुआ है, उसका स्थिति आज के डेट में मिलिंग का स्थिति में है कि नहीं, और ये कि जो खराबी करने का जो जिसने भी किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्या? और भविष्य में अध्यक्ष महोदय, ये पूरा प्रदेश में, हमारे कोंडागांव में नहीं, ये पूरे प्रदेश में धान का रख रखाव नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण सरकार को क्षति हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसके आने वाला समय में व्यवस्था कराएंगे क्या? बस माननीय अध्यक्ष जी, देखिए, मैं पुनः 1 मिनट, संतराम जी को पूरी तरह संतुष्ट करिए जी। एकदम उसका मिलिंग कराया जा रहा है, डीओ कटना शुरू हो गया है और सबका मिलिंग होगा और कहीं कोई क्षति नहीं। चंद्राकर जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सब चावल को माननीय सदस्य इस बात को बोल रहे हैं कि मिलिंग के लायक वो है नहीं, और ये सेंट्रल पूल स्टेट पूल ये मतलब नहीं है। उसमें केवल ये है कि चावल जो धान बचा हुआ है वो धान राख हो गया है, असली अच्छे धान को बेच दिए हैं। अब जो बता रहे हो कस्टम मिलिंग के लायक नहीं है, राइस मिल वाले को आदेश दिए हैं, राइस मिल वाले नहीं उठा रहे हैं। हम लोग का केवल एक मांग है कि जो स्टेकिंग पॉइंट है वो कस्टम मिलिंग के लायक धान है कि नहीं है, उसकी जांच होनी चाहिए। हम आपसे आग्रह करते हैं कि सदन की कमेटी बना करके उसकी जांच करा दीजिए, तो चावल होगा तो चावल आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। मुझे चंद्राकर जी ने बताया है कि मेरी अनुपस्थिति में नहीं, वो अलग प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय, वो अलग है, वो आधा घंटा की नहीं, वो आधा घंटा चर्चा में वो जवाब देंगे। सुनिए ना, माननीय नेताजी मूल प्रश्न करता संतुष्ट होकर बैठ गया। बैठे नहीं है, कहाँ बैठे, वो तो मांग किए हैं। देखिए, बैठ गया, मूल प्रश्न करता संतुष्ट होकर पूछ लीजिए। अच्छा देखिए, आप बीच में फिर माननीय मंत्री जी, संतुष्टि का सबका अलग अलग समय होता है। नेताम जी संतुष्ट है इसलिए कौशिक जी संतुष्ट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इनको भी संतुष्ट करिए। वो तो कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकते माननीय अध्यक्ष जी। चलिए, तो
उसकी जांच हो जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये राष्ट्रीय क्षति है और राष्ट्रीय क्षति है, यदि इसका आकलन नहीं होगा, जांच नहीं करेंगे तो आने वाले समय में सावधानी कैसे बरतेंगे? नेताजी आप बैठेंगे तब तो मैं कुछ मैं बैठ बोलूं। जाता हूं। नेताजी मैंने बहुत विस्तार से इसके बारे में उत्तर भी दिया, आपकी चिंता को भी मैं समझता हूं, लेकिन काश अगर चिंता आप करते सही में करते। नेता प्रतिपक्ष के प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। अब भी नेता प्रतिपक्ष की प्रश्न पूछे बीच में उसको इंटरप्ट करते हैं। हाँ, मैं जानबूझकर उसको परेशान करना रहता है। लेकिन थोड़ा सा नेताजी ने जो चिंता जाहिर किया, ठीक है, आप किसान हैं, किसानों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में अगर आप सही में चिंता करते तो जब जब किसानों के ऊपर दिक्कत आया, आप एक बार भारत सरकार को भी चिट्ठी लिखते, एक बार आप बात माननीय अध्यक्ष महोदय कि जो सितंबर में मंत्री जी के साथ अनुमति मिलना था, जिस सितंबर में अनुमति मिलना था, दिसंबर में अनुमति मिल रहा है। रायपुर का नवा पारा है, अंतिम जो टारगेट और उनके जिला में इस प्रकार से आप जहां कहीं भी ले जाना चाहे राजनीति करेंगे, बिलासपुर, हरियाली आंसू बहाएंगे, उचित नहीं है। अगर किसानों के प्रति लिखा है, अगर मैं जाने के लिए तैयार दिखा दीजिए। चलिए नेताजी, एक तो चिट्ठी अगर किसानों के लिए आपने लिखा होगा दिखा दीजिए। आप केवल भाषण करना है, केवल राजनीति करना अलग बात है। हम लोग इतना परेशान रहते हैं धान खरीदी की अनुमति के लिए, बारदाने के लिए, भारत सरकार सुनता नहीं है। अभी सेंट्रल पूल में चावल जमा कराने के लिए कितना प्रयास रहते, अनुमति हमारा टारगेट बढ़ाया जाए, 60 लाख से घटा करके 24 कर दिया जाता है। कोई आशा नहीं है। एक लाइन नहीं बोलते हो। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के हो, आप भी किसान हो, किसानों के लिए आपका भी प्रेम है, और अगर आप खेती गृहस्थी करते हो, आप किसानों के लिए राजनीति करना चाहते हो, तो आप एक लाइन बोलने में, एक तो चिट्ठी लिखने में क्या दिक्कत जाता है? थोड़ा किसानों के बारे में थोड़ा ज्यादा चिंता प्रसादक सड़क में आके भी देखो थोड़ा। चलिए, माननीय नेताजी ने कहा है, नेता प्रतिपक्ष ने, माननीय मंत्री जी, कि आप जहां ले जाना चाहें वो आपके साथ जाएंगे। और मेरी बात सुन लीजिए, प्रश्न चूंकि किसानों का है, पूरे प्रदेश से संबंधित है, अगर आप कुछ चिट्ठी इनसे लिखवाना चाहते हैं तो आप व्यक्तिगत इनसे मिलकर चिट्ठी लिखवाइए। श्रीमती ममता चंद्राकर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब मिला है, पर इसमें सहसपुर, लोहारा और पंडरिया ब्लॉक का पीड़ितों को जो राशि प्रदान करनी है वो इस उल्लेख नहीं है। माननीय जी से मैं जानना चाहती हूँ कि इसमें दोनों ब्लॉक का उल्लेख क्यों नहीं है? सम्माननीय अध्यक्ष जी, जिस समय माननीय सदस्य ने प्रश्न किया, उस समय यहाँ राशि स्वीकृत नहीं हुई थी, प्रदान नहीं किया गया था, पर आपको जानकारी दे देता हूँ कि पूरी राशि स्वीकृत कर दी गई है आज की तारीख पे। अध्यक्ष महोदय, पीड़ित को प्रदान की गई राशि किन किन प्रकरणों में कितना कितना प्रदान किया जाता है, ये स्पष्ट करें माननीय मंत्री जी। वैसे आपका भी विधानसभा क्षेत्र और इनके विधानसभा क्षेत्र में कितनी दूरी है? दूरी है? सम्माननीय अध्यक्ष जी, अलग अलग प्रकरण में गुण दोष के आधार पर राशि होती है। सामान्य तौर पे जैसे हत्या का है तो पहले जब FIR होता है, MLC होता है तो 50% राशि देते हैं, फिर उसके बाद जब न्यायालय में पेश होता है द्वितीय चरण तो 25% राशि देते हैं, फिर जब न्यायालय में फैसला हो जाता है तो फिर 25% राशि देते हैं। वैसे 8,25,000 कुल राशि उसकी बनती है, लेकिन अलग अलग प्रकरणों में गुण दोष के आधार पर ये कम ज्यादा होता है। बलात्कार के प्रकरण में 5 लाख तक जाता है, सामूहिक बलात्कार में अलग अलग सभी में गुण दोष के आधार पर होता है। अध्यक्ष जी, ठीक है, हो गया। शिवरतन जी शर्मा। माननीय मंत्री जी ने संशोधित उत्तर दिया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि प्रासंगिक व्यय की राशि का निर्धारण भारत सरकार के निर्देश पर गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रचलित कार्रवाई होने पर 19-20 और 20-21 की समिति का गठित
गठन कब हुआ, उसके कौन कौन सदस्य थे और उन्होंने प्रासंगिक दर क्या निर्धारित की? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कौन कौन सदस्य थे, इससे उद्भूत होता है क्या? इससे आज संशोधित उत्तर में उन्होंने दिया है माननीय, प्रासंगिक व्यय की राशि का निर्धारण भारत सरकार के निर्देश पर गठित राज्य स्तरीय समिति के द्वारा प्रचलित कार्रवाई होने पर। ठीक है, तब उद्भूत होता है। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य स्तर पे मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी है और उसके जो सदस्य हैं माननीय कृषि मंत्री जी हैं, माननीय मोहम्मद अकबर जी हैं, माननीय सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी हैं, माननीय उमेश पटेल जी हैं और इसमें बैठक हुई है। और जो आप निर्धारण की बात करें प्रासंगिक व्यय की, वो भारत सरकार स्तर पे इसका जब फाइनल होगा तब इसको आपको आगे कार्रवाई की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बताया कि मंत्रिमंडल की उप समिति गठित हुई है, तो पहले तो ये स्पष्ट करें, क्या ये उप समिति का गठन भारत सरकार के निर्देश पर हुआ है? एक। और दूसरा, मैंने पूछा 19-20 और 20-21 का प्रासंगिक व्यय का निर्धारण हो गया क्या? उन्नीस 20 का प्रासंगिक व्यय के लिए निर्धारण हो गया है और 20-21 का अभी नहीं हुआ है। एक उत्तर नहीं आया कि क्या ये उप समिति मंत्रिमंडल की बनी थी, भारत सरकार के निर्देश पर बनी क्या? आपने जो संशोधित उत्तर दिया है उसमें लिखा है आपने कि भारत सरकार के निर्देश पर गठित राज्य स्तरीय समिति, आपने कहा मंत्रिमंडल की उप समिति बनी। ये मंत्रिमंडल की उप समिति भारत सरकार के निर्देश पर बनी क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी राज्य सरकारें एमएसपी पे धान खरीदी करती है वो पूरा जो गाइडलाइन सेंट्रल का रहता है उसको फॉलो करती है, और चाहे वो खरीदी से संबंधित हो, चाहे वो भुगतान से संबंधित हो। माननीय अध्यक्ष, तो ये जो कह रहे हैं माननीय सदस्य, जो भी यहाँ कार्रवाई किया गया है वो गाइडलाइन के अनुरूप किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं 19-20 के समितियों का पूरा भुगतान हो गया क्या? कमीशन का, प्रासंगिक व्यय का, और जो पूरा भुगतान हुआ है उसमें समितियों में जो शार्टेज आया है उस शार्टेज की वसूली आपने किस ढंग से की है, ये बता दें। प्रासंगिक व्यय का निर्धारण नहीं वो आ गया। 19-20 का भुगतान हो गया है। कमीशन की राशि 19-20 में 262 करोड़ 80 लाख, प्रासंगिक व्यय लेबर चार्ज 75 करोड़ 16 लाख, सुरक्षा एवं रखरखाव में 25 करोड़ 5 लाख, और शेष जो है शून्य शार्टेज की समिति को प्रोत्साहन की प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बहुत स्पष्ट प्रश्न किया कि आप जो कमीशन का और प्रासंगिक व्यय का भुगतान कर रहे हो। 3 प्रश्न कर चुके हैं आप। मेरे एक भी प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं आया अध्यक्ष जी, आप पूरा देख लीजिए। आप असंतुष्ट हैं क्या, बोल दीजिए ना। नहीं, मैं असंतुष्ट नहीं हूँ। मैं आपके माध्यम से अपेक्षा करता हूँ कि माननीय मंत्री जी उत्तर सही दे दें। मैंने पूछा मंत्रिमंडल की उप समिति क्या भारत सरकार के निर्देश पर गठित हुई, उसका जवाब नहीं आया। वो नहीं आएगा तो भारत सरकार का आएगा। मैंने दूसरा प्रश्न किया कि आपने पूरा भुगतान कर दिया समितियों का, अगर भुगतान कर दिया तो जो समितियों में शार्टेज आया था उसकी वसूली आपने किस ढंग से की, उसका जवाब नहीं आया। ये जवाब तो आपसे अपेक्षा करता हूं कि आपका निर्देश जारी हो कि सारी बातों का जवाब देइए। जो समिति को जो प्रोत्साहन राशि है इसका शून्य शार्टेज होने पर इसका जब अभी मिलान कंप्लीट होगा, उसका डेटो सीट आ जाएगा, इसके बाद इसका होगा, अभी प्रक्रियाधीन है। माननीय मंत्री जी ने इसी विधानसभा में 19-20 में सुनिए ना, 44 एक मिनट मानिए, मैं सुन रहा हूँ। आप 4 प्रश्न से ज्यादा हो रहा है, आप बाजू वालों को बोल दीजिए, आपका प्रश्न पूछ लें। मैं एक अंतिम प्रश्न कर लेता हूँ। माननीय मंत्री जी ने इसी विधानसभा में स्वीकार किया 44,000 मीट्रिक टन धान का लॉस हुआ है समिति स्तर पर 19-20 में, और मैंने आपके माध्यम से जो प्रश्न किया उसमें पूछा कि
जो लास्ट हुआ इसकी वसूली आपने कमीशन से या प्रासंगिक व्यय की राशि से वसूली किया, उसका उत्तर आपने दिया नहीं। अब एक प्रश्न मैं करना चाहता हूं कि आपने प्रोत्साहन राशि देने का उल्लेख किया अपने उत्तर में, किस किस स्तर पर राइस मिलर्स को आप कितना प्रोत्साहन राशि देंगे? प्रोत्साहन राशि कितने मिलर्स को दी? 19-20 का मिलर्स का कितना भुगतान बाकी है? और मिलर्स के भुगतान के लिए कोई विभाग ने समय सीमा निर्धारित की है क्या? चलिए जल्दी उत्तर दीजिए। लक्ष्मी धुर का प्रश्न है, महिला है, उनको पूछने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसका जिसका बिल सबमिट हो रहा है, जिसका क्लियर होते जा रहा है उसका भुगतान कर रहे हैं, और जिसका मिलान बचा है उसका भी प्रक्रियाधीन है। तो उसको अगर कोई स्पेसिफिक कहीं का अगर आपका प्रश्न हो, भाटापारा का आपने मिलान किया क्या? स्पेसिफिक तो आप बता दो। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत स्पष्ट प्रश्न मैंने किया है, कितने मिलर्स को आपने प्रोत्साहन राशि दी? एक। दूसरा, कोई समय सीमा का निर्धारण मिलर्स के भुगतान के लिए है क्या? 2। आप स्पष्ट प्रश्न पूछ रहे हो तो स्पष्ट उत्तर दे दीजिए ना। हाँ, वो दे रहा हूँ। लक्ष्मी ध्रुव। माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकी सदस्यों को उत्तर ही नहीं है। चलिए आप। माननीय अध्यक्ष जी, अब प्रश्न का उत्तर ही नहीं है, इसलिए तो वो पूछ रहे हैं। नहीं, मैंने जो पूछा उसका उत्तर माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्यों को टाइम मैंने अग्रवाल जी आपके बाकी सदस्यों कहने के पश्चात प्रश्न किया है, और मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी दे तो दें। आप उसको जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हो कि मेरे प्रश्न का उत्तर दो। माननीय अध्यक्ष जी, अगर उत्तर उनके पास है, आप संतुष्ट हैं तो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता, तो आप निर्देशित कर सकती है कि प्रश्नों का उत्तर दे। आप उत्तर चाहता हूं, नहीं कर सकता। आप तो निर्देशित कर सकती है, आसंदी तो निर्देशित कर सकती है, प्रश्न का उत्तर दे। आरोप लगा आरोप नहीं मान्य, मगर आप उसका जो हम अपेक्षा करते शर्मा जी 2019-20 में जो मिलर्स को 2862 बनना है, उसमें से उनको जो पैसा जो भुगतान होना है 630 करोड़। अभी तक जो बिल बना है 2108 बिल बना है, इसको 404 करोड़ का भुगतान हो गया है। और मैंने जो प्रश्न पूछा है वो प्रश्न आपने समझा कि नहीं समझा? अभी नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। बिलों की मैंने संख्या है पूछा 1992 मिलों को और मिलर्स को भुगतान का कोई समय सीमा निर्धारित है क्या? भुगतान किया जा वो उत्तर ही नहीं रहे। और मैंने जैसे मिलर्स के भुगतान के लिए कोई समय सीमा निर्धारित है क्या? जैसे बिल आ रहा है, मिलान करके उनका भुगतान किया जाए। माननीय मंत्री जी का बचा होगा, फिर इसीलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, का बचा होगा, इसलिए ज्यादा ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से स्पेसिफिक प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी 1 क्विंटल चावल के पीछे कुल प्रासंगिक व्यय कितना होता है, और वो क्या पूरे प्रासंगिक व्यय का भुगतान कर दिया गया है क्या? मेन हमारी मिलिंग की लेट होने का कारण भी यही है कि हम भुगतान नहीं करते हैं, उसके कारण मिलिंग नहीं हो पाती है, और इसलिए वो 1 क्विंटल के पीछे टोटल प्रासंगिक व्यय का कितना प्रासंगिक व्यय होता है और उसका पूरा भुगतान हो गया है क्या, और नहीं हुआ है तो कब तक कर देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, 2019-20 और 20-21 में जो प्रासंगिक व्यय है वो 9 रुपया प्रति क्विंटल है, 9 रुपये प्रति क्विंटल है। आप बाकी पूछेंगे तब मैं बताऊंगा, केवल आप प्रासंगिक बोल रहे हैं। आगे प्रासंगिक का मतलब क्या है? पूरा बता दे रहा हूं आपको। अब आगे प्रासंगिक व्यय में लेबर चार्ज, इसका कमीशन का हो गया, समिति को जो मिलता है 31 रुपया 25 पैसा मोटा में और 32 रुपया पतला में। प्रासंगिक लेबर चार्ज 9 रुपया मैं डिटेल नहीं चाहता,
प्रासंगिक व्यय के सुरक्षा एवं रखरखाव में 3 रुपया, शून्य शॉर्टेज होने की स्थिति में 4 रुपया, जो इस साल 20-21 के लिए 5 रुपया किया गया है। इस प्रकार से समिति को जो मिलता है 47 रुपया 25 पैसा प्रति क्विंटल, 48 रुपया पतला में मिलता है। तो माननीय अध्यक्ष, प्रति क्विंटल के पीछे प्रासंगिक व्यय कितना आता है? और लक्ष्मी ध्रुव माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय गृह एवं लोक निर्माण मंत्री से पूछा था, बुरई का सड़क मार्ग बहुत खराब था, 2017 में बना था, लेकिन अभी वो सड़क बन गया है, उसमें जो परेशानियां थी वो ठीक हो गया है। मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद। राम कुमार यादव 4 मिनट हैं पूरे, जी जी हिसाब से पूछो। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जांजगीर जिला में 2018-19 में कत्ताकन हमला माटी तेल मिलत रही से, और को का कारण है कि अभी माटी तेल के आवंटन कम हो गए, मैं जानना चाहता माननीय मंत्री जी से। माननीय अध्यक्ष महोदय, केरोसिन का आवंटन भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है और चांपा जांजगीर जिले में 18-19 के बारे में जो माननीय सदस्य ने पूछा है, तो 18-19 में 5376 किलोलीटर, 19-20 में 4848 किलोलीटर और 20-21 में 3288 किलोलीटर मिला है। लगातार कम करने के पीछे भारत सरकार का जो गाइडलाइन है उसमें उन्होंने कहा है कि जहां पर एलपीजी गैस है, ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण जो किया गया है, इस कारण से उसको आधार मान करके लगातार वो भारत सरकार इसमें आवंटन कम कर रही है, और जब राज्य का आवंटन कम कर रही है तो स्वाभाविक रूप से जिले का भी आवंटन कम हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि 360 से 280 लीटर, 480 से 276 लीटर, आज ये माटी तेल हर गरीब मन के मामला होते, जंगल में रहने वाला गरीब, गांव में रहने वाला गरीब, बड़े आदमी माटी तेल का उपयोग नहीं करे, गरीब आदमी माटी तेल का उपयोग करते। आज जैसे बड़े आदमी के हवाई जहाज की सुविधा कम कर दे, हाय तो मच जाते, गरीब आदमी माटी तेल हमन के सब कुछ है। हमन गरीब आदमी घर झोपड़पट्टी में माटी तेल नहीं रहता, बड़ा सुंदर लागते, काबर माटी तेल हम सब कुछ आगे बार ना तो माटी तेल कोनो बीत गीस तो माटी तेल कमी का कम हुई। और मैं ये कहना चाहता हूँ तो मोदी जी लग आप चिट्ठी लिखिया का कि गरीब आदमी पर अनदेखा का करते हो, कहते मैं गरीब के बेटा तो चिट्ठी लिखिया का मोदी जी का माटी तेल हम छत्तीसगढ़ में बढ़ाई तैयार बा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो चिंता किया है एकदम सही है, और इस संबंध में लगातार जो मिट्टी तेल का आवंटन कम होने को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमने स्वयं माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री को पत्र लिखा है और बढ़ाने के लिए आग्रह किया है। इसमें केरोसिन के कोटा में वृद्धि किए जाने हेतु भारत सरकार को पत्र 26 मार्च 2019 को, 29 जून 2019 को एवं 21 सितंबर 2020 को अवगत कराया गया है, परंतु भारत सरकार ने अभी तक इसमें कोई आवंटन नहीं बढ़ाया है। जैसे ही वहां से कोई कार्रवाई होगी तो हम माननीय सदस्य को माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से कहा था कि ऐसे चिन्हाकी जिला जैसे मैं वो घर के आदमी तगर में जाना था, माटी तेल है गरीब आदमी के सब कुछ है, तो आप जो है अच्छा कड़ा चिट्ठी लिखा और मैं कहा था प्रश्न पूछ लेगा, कड़ा चिट्ठी लिखा माटी तेल है गरीब आदमी के सब कुछ है, और दोबारा चिट्ठी लिखा और सदन ने बतावा कि पूरा प्रदेश जाने की माटी तेल कमी का हुई तेला। पत्र भेजे भारत सरकार को माननीय अध्यक्ष जी, पुनः फिर भेज देंगे
और हम लोग भी इसलिए चिंतित है कि प्रदेश का जो कोटा घट रहा है केरोसिन का, इसको भारत सरकार बढ़ाए। चलो एक और प्रश्न पूछ लो राम कुमार जी। हाँ, मोर वही बस कहना है कि एक विपक्ष मन गरीब मन के बहुत चिंता करते, लेकिन आज गरीब मन के देखा कर रहे थे तो वो मन के दस्खत करा वाला काउंटर दस्खत चंद्राकर जी को साथ में लेके जाना माटी तिलपाट बनाने। वेरी पुअर। प्रश्नकाल समाप्त। सौरभ सिंह ध्यानाकर्षण। वेरी गुड, सो मच।